Hello and welcome in this session. Today we are going to learn generations of computer. By generation we mean change in technology from time to time. Like it could be change in software or it could be change in hardware. So here we go. We have the first generation of computers. The first generation of computers was from 1942 to 1956. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1942 से पहले भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो बने थे, जैसे अबैकस आपने सुना होगा, डिफरेंस इंजन आपने सुना होगा, आपने पास्कल लाइन मशीन आपने सुनी होगी जो ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। तो इसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है वो 1942 से पहले भी बने हुए थे। बट हम यहाँ से जनरेशन्स को क्यों लेते हैं? वाई आर वी स्टार्टिंग आवर फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम 1942? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ these generations comprise only of digital electronic computers. Before 1942, we had many computers, but they were electromechanical, some were only mechanical computers. तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो जनरेशन है कंप्यूटर की जनरेशन दैट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 1942 टू 1956. सो द की टेक्नोलॉजीज जो आप इसमें देखेंगे दैट्स वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये एज अ प्रोसेसर काम करता था। बेसिकली दिस वाज एक्टिंग एज अ स्विच। ये क्या करता था, बहुत हाई स्पीड पे जो स्विचिंग करता था हमारे कंप्यूटर में, तो उसकी वजह से उसकी मदद से कर पाते थे। सो इसमें जो की फीचर्स थे, ये जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में हमने बनाए थे, बहुत सारे कंप्यूटर्स बने थे इस जनरेशन में, सिंस दिस इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन फ्रॉम 1942 टू 1956. सो इट कंप्राइज ऑफ मैनी कंप्यूटर्स, लाइक यहाँ पे देखोगे आप ENIAC, which was the first electronic digital computer. After that, UNIVAC, EDISAC, EDVAC, IBM 701. So these were a few computers which were being made in 1942 to 1956. So the main features in these computers were large in size and they consume a lot of electricity. The heat generated was very much, processing speed was very low, used machine language. There was no like English language which we used nowadays, like we can type in our English language, we can make letter, we can give commands in English language. So this concept was not earlier present in first generation of computers. तो यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत जो है एक्सपेंसिव हुआ करता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स जो है और बहुत सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स है इसमें लगे हुए थे, तो दैट्स वाई इसका जो कॉस्ट है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। अनरिलायबल एंड नॉन पोर्टेबल। अनरिलायबल एंड नॉन पोर्टेबल, इसका क्या मतलब है? ये जो कंप्यूटर आपने कहीं पे सेटअप किया था तो आप इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर पाते थे तब। तो इसका जो साइज़ यहाँ पे आप देखेंगे इस फोटोग्राफ में, इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। तो वंस इट हैज़ बीन सेटअप एट एनी पर्टिकुलर लोकेशन, तो उसके बाद इसको आप दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर पाते थे, बिकॉज इट वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट टू रीअसेंबल इट एट द टाइम। अब इसका जो यूज़ था ओवरऑल, ये सारा सिस्टम हमने बनाया था उस टाइम पे, तो क्या क्या जो पर्पज़ है, क्या क्या फ़ायदे जो है वो हमें उस टाइम पे मिलते थे इससे। द फर्स्ट वन इज़ साइंटिफिक कैलकुलेशंस उस टाइम पे किए जाते थे, बिकॉज दिस वाज बीइंग यूज्ड बाय मिलिट्री और सम हायर साइंटिफिक रिसर्च एजेंसीज, military applications and large business organizations. But this was there was a drawback that it was unreliable and non-portable. This was the drawback. While all of these features you can see nowadays, these are the limitation. That's why we shifted to the new technology. And with the invention of transistor, this was used in our computers, and that changed the generation from first generation to second generation. And the second generation started from 1956 to 1963. So with the presence of transistor technology, the size of this computer got smaller than the first जनरेशन। ट्रांसलेटर रखते थे और उसको हम आइदर कंपाइलर बोलते थे और इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता था, जैसे एक ट्रांसलेटर का काम होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसी तरह यहाँ पे भी होता था। लेकिन जब सो द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग केम टू बी फास्टर एंड इट वाज मोर रिलायबल। तो उसके बाद आप देखेंगे जो पावर है, जैसे साइज इसका कम हुआ तो पावर भी इसने कम यूज़ किया, तो जो हीट ये प्रोड्यूस करता था इससे पहले की जनरेशन्स में वो भी बहुत कम हुई, और इसमें असेंबली लैंग्वेज का हमने
स्विच किया। व्हाट डू वी मीन बाय असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज? यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है वो समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। हमने एक और लैंग्वेज बनाई दैट वाज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज। और ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, यानी मशीन को कैसे ये समझ आएगी असेंबली लैंग्वेज, उसके लिए हमने एक ट्रांसलेटर बनाया और उसको हम बोलते थे असेंबलर। असेंबलर, ये असेंबलर क्या करता था? ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में। एंड नाउ इट इज़ हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं आज? हम हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज में अपना जो प्रोग्राम है वो राइट करते हैं, या कंप्यूटर में जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वी यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और एक और ये होता है ट्रांसलेटर, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ये दोनों क्या करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में भी आप कह सकते हैं। सो यहाँ पे जो है कुछ लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है, फोटोन, कोबाल, दीज वेर हाई लेवल लैंग्वेज और मोर एफोर्डेबल। अगर आप देखेंगे पहले इसका जो कॉस्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव था, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एफोर्डेबल हुआ कि लोग अब इसको परचेज कर पा रहे थे। लोग नहीं तो बिजनेसेस जो बड़े बड़े थे वो इसको यूज़ कर पाते थे। तो इसकी जो एग्जांपल्स है वो आप देखेंगे IBM 1401, IBM 7090, CDC 1604, UNIVAC 1108। एंड इसको यूज़ किया जाता था बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में या साइंटिफिक कंपटीशंस में एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। आफ्टर दैट देयर केम द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसे हमने देखा अभी तक जो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो रही है उसी से हमारी जो जनरेशन है दैट्स आल्सो गेटिंग चेंज। सो थर्ड जनरेशन इज फ्रॉम 1964 टू 1971। इसमें जो इम्पोर्टेंट था दैट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज IC। और IC होता क्या था? यहाँ पे हमने देखा था सेकंड जनरेशन में कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे। जैसे ही टाइम गुजरा तो ये जो है ट्रांजिस्टर, इसका साइज जो है वो कम होने लगा। एंड यहाँ पे हमने IC में मान के चलिए आप 1000 जो है ट्रांजिस्टर्स वो हमने एम्बेड कर दिए एक IC में, यानी एक IC जो है उसमें 1000 अब ट्रांजिस्टर्स आने लगे। उससे क्या होगा? डेफिनेटली उससे साइज भी कम होगा और आप देखेंगे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी फास्टर होगी। आप देखेंगे रिलायबल जो है वो बना ये वाला कंप्यूटर। और यहाँ पे हमने यूज किया ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, वी हैव यूज्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द थर्ड जनरेशन। एंड सपोर्ट ये क्या करता था? मल्टी प्रोग्रामिंग। आप देखेंगे अगर कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मल्टी प्रोग्रामिंग हमने कब सपोर्ट की थी, यानी स्टार्ट की थी, या कौन सी जनरेशन इसको स्टार्ट कर दी थी, तो आपको बोलना है थर्ड जनरेशन। और यहाँ पे हमने हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया, एंड जिसमें जो है आप देखा पास्कल, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। एग्जांपल्स इसकी क्या है? IBM सिस्टम 360, PDP 8, CDC 6600, UNIVAC 9000। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे UNIVAC का एक और वर्जन था 1108 एंड UNIVAC का और एक वर्जन है 9000। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जैसे आप देखते हैं यहाँ पे द की डिफरेंस इज दैट UNIVAC 1108 इज यूजिंग द ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी व्हाइल UNIVAC 9000 इज यूजिंग द IC टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ICs की थी, यानी इसमें जो ट्रांजिस्टर्स थे उसको हम बोलते हैं MSI। MSI का मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी ये जो आपने इंटीग्रेट किए ट्रांजिस्टर्स को और वो आपने डाल दिए किसमें? IC में, यानी जो सर्किट्स यहाँ पे थे 1000 उसको हम बोलेंगे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन भी इसको कभी कभार बोलते हैं। और ये यूज कहाँ पे अब होने लगा? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग। क्योंकि इसका साइज अब कम हुआ इसीलिए ये स्कूल्स में भी हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब फोर्थ जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरेशन है कंप्यूटर्स की। ये जो स्टार्ट हुई 1971 से लेकर अभी तक ये चल रही है। अभी तक क्यों चल रही है? बिकॉज इट इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी दैट इज माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी। दिस माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी इज करंटली बीइंग यूज्ड विद आवर पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे हैं, यानी जो जिन पे आप कंप्यूटर सीखते हैं, ऐसे जो कंप्यूटर्स आपको दिखते हैं जिनमें PC, जिनमें आपका CPU होता है, जिनका माउस होता है, कीबोर्ड होता है और एक मॉनिटर होता है, और वो जो कंप्यूटर है दे आर बेस्ड ऑन माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इसका जो साइज है वो रिलेटिवली आप देखेंगे फ्रॉम इट्स प्रीवियस जनरेशन इट्स साइज इज स्मॉलर, इट इज वेरी मच फास्टर, इट इज हाईली रिलायबल, इट कंज्यूम्स लेस अमाउंट ऑफ पावर, इट सपोर्ट्स पर्सनल कंप्यूटर्स। इसी तरह यूज GUIs एंड नेटवर्किंग। GUI का क्या मतलब होता है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का वो मतलब है, यानी जब एक यूजर कंप्यूटर को चलाता है उसके पास एक माउस होता है और माउस की मदद से
से वो यानी कर्सर क्लिक करता है, कहीं पे फाइल ओपन करता है आइकन देख के, या वॉलपेपर होता है, ये सारा जो इंटरफेस उसको दिखता है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जिसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इससे पहले जो है जनरेशन हमारे पास थी, उनमें ये GUI नहीं हुआ करता था, उनमें खाली हमारे पास CLI होता था। CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी खाली कीबोर्ड होता था, माउस तब तक नहीं बना था, माउस कीबोर्ड के बाद बना। अब जो कीबोर्ड है इससे हम क्या कर पाते थे, इनपुट कर पाते थे, जो भी कमांड्स है, कंप्यूटर को क्या क्या कराना है, इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते थे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। लेकिन माउस नहीं था, तो सो यहाँ पे ग्राफिक्स भी नहीं थे। तो यहाँ पे 4th जनरेशन में जैसे आपने देखा पर्सनल कंप्यूटर आया और यहाँ पे GUI का स्टार्ट हमने कर दिया। इसकी जो एग्जांपल्स है वो क्या है, IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, इसी तरह इंटेल 4004, डेल PCs, ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं ये बने हैं ड्यूरिंग द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यूज कहाँ पे होने लगा, जैसे आपको पता पर्सनल कंप्यूटर जहां जहां पे भी आप देखेंगे वहां पे आपको पर्सनल कंप्यूटर मिलेगा, यानी बैंक्स में आप देखेंगे या पर्सनल बिजनेसेस में कहीं कभार देखेंगे आप, या इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर देखेंगे किसी के पास घर में कंप्यूटर, वो यही पर्सनल कंप्यूटर ही हुआ करता था। इसी तरह मल्टीमीडिया यूज के लिए आप इसको यूज कर पाते थे। देन देयर केम द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी अभी भी चल रही है। इसमें आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजीज का भी स्टार्ट हुआ, बेस्ड ऑन AI एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या मतलब, अभी तक हम कर पा रहे थे कुछ ही प्रोसेसेस, लेकिन अब हमने देखा पैरेलल, यानी CPU एट वंस बहुत सारे काम साथ में लेके चलता है, प्रोसेस कर पाता है, बहुत सारे जो प्रोसेस है उनको एट वंस एग्जीक्यूट करता है। वेरी फास्ट एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। आप देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब, आपने देखा होगा ChatGPT या बहुत सारे जो AI टूल्स है वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं या ह्यूमन लैंग्वेज भी जनरेट करते थे, उसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी इंसान की जो लैंग्वेज उसको प्रोसेस करना यानी अंडरस्टैंड करना, उसको बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है। आप देखेंगे ये जो 5th जनरेशन के अंडर आते हैं, सेल्फ लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, आपके पास AI मॉडल्स होते हैं जो क्या करते हैं, खुद ही लर्न करते हैं, खुद ही ट्रेन किसी भी लैंग्वेज पे हो जाते हैं या खुद ही किसी बुक को पढ़ लेते हैं और उस पर जो भी आपकी एनालिसिस करके दे देते हैं, यानी उस पर आप क्विज बना सकते हो, उसका एग्जाम पेपर निकाल सकते हो, बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है, AI कंप्यूटर्स, रोबोटिक सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स जो बने थे। इस तरह यूज जो है 5th जनरेशन में 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है इनका यूज अभी भी हो रहा है, ज्यादातर AI एप्लीकेशंस में यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है, एक्सपर्ट सिस्टम्स में यूज होता है, हेल्थ केयर स्पेस में यूज होता है, रिसर्च एंड मोर, ठीक है। सो ये सारी जनरेशन हमने देखी कंप्यूटर्स की। तो रिकैप में हम देखेंगे 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई 1942 से लेकर 1956। इसमें हमने देखा की टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स, और इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा था, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे, इसमें इसका जो हीट मतलब प्रोडक्शन था या हीट जनरेशन था वो बहुत ज़्यादा था। इसके अंदर जो हमने कंप्यूटर्स बनाए उनका लिस्ट यहाँ पे है, और आप देखेंगे इसको एक जगह से दूसरी जगह लेना पॉसिबल नहीं होता था और ये अनरिलायबल एंड कॉस्टलियर था। आफ्टर दैट 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देखेंगे 1956 से 1963 तक ये चली। उसमें आप देखेंगे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हमने किया और ट्रांजिस्टर से ही हमारे कंप्यूटर का जो साइज़ है वो कम हुआ और हीट प्रोडक्शन कम हुई, इसका कॉस्ट भी कम हुआ, और जो है हमने हाई लेवल का जो यूज़ है किया। अब यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले जो है जो रिसर्चर्स थे वही 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को यूज़ कर पाते थे। सो एक आम इंसान के लिए मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, तो जो स्कूल्स है, बिजनेसेस है, कॉलेज है, रिसर्चर्स है, वो यूज़ कर पाते थे क्योंकि उनको यही एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, एंड आफ्टर लर्निंग दैट लैंग्वेज वो यूज़ कर पाते थे इस कंप्यूटर को। सो उसके बाद हमारी जो 3rd जनरेशन, उसमें हमने देखा इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमने यूज़ किया, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं उनको हमने एक ही चिप पे एम्बेड कर दिया, एंड उससे जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ कम हुआ, एफिशिएंसी इसकी बढ़ गई, कॉस्ट भी इसका कम हुआ और ये रिलायबल भी हुआ। आफ्टर दैट वी हैव सीन द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो मैंने आपको बोला कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरेशन है 4th जनरेशन, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी हमें यूज़ होती है, जो कि आजकल के PCs पर्सनल कंप्यूटर में हम देखते हैं आज यही टेक्नोलॉजी। और हमने देखा यहाँ पे जो ICs है वो VLSI टेक्नोलॉजी में होती थी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हमने देखा इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है यूज़र इंटरफेस, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमने यूज़ किया, यानी एडवेंट ऑफ माउस हुआ, इन्वेंशन ऑफ माउस हुआ, तो वो डोगलस
डगलस एंगलबर्ट था जिसने ये माउस इन्वेंट किया था, एंड क्रिस्टोफर लेथम शोल्स एक साइंटिस्ट थे जिसने कीबोर्ड का इन्वेंशन किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये GUI इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर इसमें बना, और आप देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, ये 3 चीज़ें जो है ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। एंड आप देखेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटर एंड इट्स लेटेस्ट गैजेट्स। अब देखेंगे अब ये जो हमारे पास कंप्यूटर आया, 4th जनरेशन से हम चला रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर को। अब जो टेक्नोलॉजी में नई नई चेंजेस हुई तो उनकी मदद से हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आए जिनमें कंप्यूटेशनल पावर हुआ करता था। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे कंप्यूटर का एक ओवरव्यू। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेसेस इट, स्टोर्स इट एंड गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? एक कंप्यूटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक हमने बोला है, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जो दोनों पावर पे चलते हैं। अब डिफरेंस क्या है? जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं वो AC पावर पे चलते हैं, यानी जो हमारे घरों में पावर आता है वो डायरेक्टली उस पे चल, जैसे आपका फ़ैन है, आपका रेफ्रिजरेटर है, या आपका कोई भी मोटर है, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आपका TV है, आपकी स्मार्ट वॉच है, आपकी जो घड़ी इलेक्ट्रॉनिक होती है, आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अब ये भी पावर पे चलते हैं, लेकिन ये जो पावर इनमें यूज़ हम करते हैं दैट इज़ DC यानी डायरेक्ट करंट पावर। अब ये जो DC पावर हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से हमें मिलता है? हमारे पास एक कन्वर्जन डिवाइस होता है जिसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर, जो आपके चार्जर में लगा होता है। चार्जर का जो हेड होता है वो क्या करता है? वो AC पावर को लेता है, क्योंकि आपके घर में सप्लाई जो है AC ही आती है, और उसको कन्वर्ट करके DC पावर में दे देता है। तो जो आपका जो पिन होता है चार्जर का वो DC पावर हमें प्रोवाइड करता है, और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो DC पावर पे चलता है। इन द सेम केस हमारा कंप्यूटर भी चलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर का जो प्लग है वो हम CPU यानी UPS जब हम लगाते हैं, UPS या UPS का आउटपुट भी AC होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो मॉनिटर इसका जो प्लग है उसके सामने कोई अडेप्टर नहीं होता यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे एक प्लग होता है, लेकिन इसके अंदर ही हमने इंटीग्रेट किया होता है एक रेक्टिफायर। और CPU के अंदर भी जो पावर सप्लाई होती है उसमें भी एक हमारे पास रेक्टिफायर होता है। तो ये जो CPU एंड मॉनिटर दोनों में हमारे पास रेक्टिफायर होता है, और ये दोनों जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और दोनों हमारे DC पावर पे चलते हैं। तो ये क्या कहते हैं? एक्सेप्ट डेटा। डेटा का क्या मतलब है? जो रा फॉर्म में आप कंप्यूटर को दोगे, यानी 2+2 दोगे, या कोई भी सेंसस का डेटा आप दोगे कंप्यूटर को, ये एक्सेप्ट करेगा। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप एंटर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माउस, या बहुत सारी जो इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़े हैं उनसे आप क्या कर सकते हो? इनपुट डिवाइस से डेटा एंटर कर सकते हो। यहाँ पे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ठीक है, ये सारे इनपुट डिवाइस, इनसे आप कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हो। उसके बाद क्या है? प्रोसेसेस इट, ये इसको प्रोसेस करता है यानी कैलकुलेशंस करता है। जैसे यूज़र इसको बोलेगा, प्रोसेसिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज CPU। CPU क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करते हैं? प्रोसेस करता है हमारे डेटा को, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यानी डेटा को इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें देता है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग के बाद एक और स्टेज होता है दैट इज स्टोरेज। तो स्टोरेज में हम देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है दैट्स एबल टू स्टोर आवर फाइल्स परमानेंटली। तो कंप्यूटर हमारा जो है फाइल्स को परमानेंटली स्टोर भी कर सकता है, और शॉर्ट टाइम के लिए भी हम इसको स्टोर करा सकते हैं। इफ़ यू वांट सम फाइल टू बी फॉर शॉर्ट टाइम इन योर कंप्यूटर यू कैन यूज़ दैट, और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डिलीट इट। सो स्टोरेज के लिए आपके पास हार्ड डिस्क होता है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं, या पेन ड्राइव्स होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आउटपुट होता है। आउटपुट का क्या मतलब? या तो आपके मॉनिटर पे आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, यानी रिजल्ट आपने लिखा 2+2 एंड दैट विल कम अप विद द आंसर ऑफ 4, एंड 2+2 इज इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है ये आपका आउटपुट है। वो आप कहाँ से देखेंगे? आइदर यू कैन सी इट फ्रॉम मॉनिटर, और यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर, और आप स्पीकर अगर आपके कंप्यूटर में है जो आपका जो आउटपुट है वहाँ पे 4 के रिजल्ट में दे देगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट एल्स डू वी हैव मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हमने ऑलरेडी पढ़े। हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो प्रोसेसिंग का काम करता है। सारा जो भी हमारे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट जो हैंडलिंग है वो सारा CPU देखता है। आफ्टर दैट यू हैव मॉनिटर, दैट्स एन आउटपुट डिवाइस जो आपकी स्क्रीन का काम करता है, यानी जो भी आउटपुट है वो आप अपनी मॉनिटर से देख सकते हैं। कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस जिनको आप यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए। आफ्टर दैट यू हैव स्टोरेज डिवाइसेस विच आर बीइंग यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली, जिसमें आपका हार्ड डिस्क है, SSD है, या पेन ड्राइव। और प्रिंटर आपका क्या है? जो प्रिंट करता है आउटपुट रिजल्ट्स को, लेकिन एक पेपर पे, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास बहुत सारे जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं।
हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डेस्कटॉप होता है हमारे पास, या लैपटॉप होता है, ये भी लैपटॉप भी इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर। तो जैसा जो काम हमारा डेस्कटॉप कर पाता है वही हमारा लैपटॉप भी कर पाता है। ऑल इन वन पीसी भी होता है। ऑल इन वन पीसी का क्या मतलब, इसमें सेपरेट ये दिखता तो है हमारा डेस्कटॉप की तरफ, लेकिन इसमें सेपरेट सीपीयू नहीं होता, वो भी इनबिल्ट होता है इसी में। आफ्टर दैट यू हैव टैबलेट, ठीक है। टैबलेट जो आप देखिए ये भी एक कंप्यूटर ही है, इसमें भी जो कंप्यूटर में आप काम कर सकते हो वो ये सारा डेटा प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट सारा इसमें आप करा सकते हैं। यू हैव स्मार्टफोन, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसमें आप सारे ही प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। एंड सर्वर कंप्यूटर जो आप देखेंगे जहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होती है, या जहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे होता है, यू नो इट वेरी वेल। एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में, ई लर्निंग, अगर आपको पढ़ना है तो आप घर वालों को बोलते हैं हमें कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चाहिए, क्यों, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए। या इसी तरह आपके पास बिजनेस एंड ऑफिस वर्क, जहाँ पे भी आप देखोगे कोई बिजनेस चल रहा है वहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर है वहाँ, क्योंकि वो डेटा को स्टोर रखते हैं, अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं। या इसी तरह कम्युनिकेशन, इफ़ यू हैव टू सेंड एनी ईमेल यू नीड फॉर दैट एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो आपने ऊपर देखे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एंटरटेनमेंट, यानी अगर आपको गेमिंग या आपको कोई फॉर एग्जांपल मूवी वगैरह देखनी होगी, या कोई भी चीज़ आप देखते हो यूट्यूब वगैरह, रील्स वगैरह, फॉर दैट यू नीड अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, जैसे आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, फॉर दैट यू नीड a computer. Research and development, these are uses of computer. अब यहाँ पे लेटेस्ट जो गैजेट्स है जो हमने अभी देखे, जैसे आपका लैपटॉप है, ठीक है, अल्ट्रा बुक, ये आप देखोगे ये बहुत स्लिम होता है, ठीक है, इसका जो साइज़ है वो बहुत कम होता है, लाइट वेट होता है, पावरफुल होता है, और ये यूज़ करते हैं हम फॉर वर्क एंड लर्निंग। उसके बाद जो दूसरा है टैबलेट, इसको हम बोलते हैं टैबलेट, यानी इसका साइज़ जो है मोबाइल से बड़ा होता है लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन से कम होता है। इसमें टच स्क्रीन होता है, यूज़ करते हैं इसको ब्राउजिंग के लिए, पढ़ने के लिए, या कोई चीज़ सीखने के लिए। स्मार्टफोन आपके पास ही होता है, वो आपको पता ही है, आप कनेक्टेड रहते हैं किसी भी जगह, जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। आप उस टाइम पे बहुत सारी जो डिवाइस उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। स्मार्ट वॉच है आपके पास जो आपके रिस्ट में होती है, एंड उससे आप अपना हेल्थ ट्रैक करते हैं, या आप अपनी नोटिफिकेशंस को चेक कर, आपके मोबाइल में कोई मैसेज आई, कोई कॉल आई, वो आप अपने स्मार्ट वॉच से भी ट्रैक कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव वन मोर गैजेट, दैट इज़ वायरलेस ईयरबड्स, ठीक है। ईयरबड्स से आप अपनी कॉल को पिक कर सकते हैं, हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस देता है आपको, ठीक है। यू नीड नॉट टू बी कनेक्टेड विथ अ वायर, ठीक है। आप कहीं पे भी इसके जो रेडियस में अगर आप है, ब्लूटूथ के रेडियस में अगर आप है, तो उस टाइम पे आप अपना जो मोबाइल है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यू हैव VR सेट, VR का मतलब वर्चुअल रियलिटी डिवाइस, ये गेमिंग के लिए आप यूज़ करते हो, यानी ये एक रियल जो है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपको देता है। आफ्टर दैट यू हैव ड्रोन, ठीक है। ड्रोन क्या करता है ये पता ही है आपको, ये एरियल फोटोग्राफ के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या किसी तरह कहीं पे आपको सर्वे करनी है, या कभी फ़न के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। पोर्टेबल SSD, यानी कभी कभार फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, लेकिन आप उसको अपने साथ लेना चाहते हैं, यहाँ से लेकर आपको दिल्ली जाना पड़ता है, किसी अदर कंट्री में जाना पड़ता है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, उस डेटा का यूज़ आपको करना पड़ता है। लेकिन आप पेन ड्राइव जो है उसका वो आप यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें जो स्टोरेज आपको ज़्यादा नहीं मिलती, और क्या करते हैं जहाँ पे भी आप बैठे हैं आपकी जो फाइल्स आपके साथ होनी चाहिए, अगर वैसा कोई केस है। पोर्टेबल SSD जो है इसकी हाई स्पीड होती है, तो आप इसमें अपनी फाइल्स डाल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव की तरह ही एक काम करता है, लेकिन इसकी स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आपके पास स्मार्ट स्पीकर होते हैं, ठीक है, जो वॉइस कंट्रोल स्पीकर होते हैं, ठीक है, तो जिनको आप प्ले म्यूज़िक करा सकते हैं या आंसर करा सकते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। ये AI बेस्ड भी होते हैं बहुत टाइप्स, बहुत टाइम, मतलब मेनली AI बेस्ड भी होते हैं कभी कभार। ई रीडर क्या होता है, ये भी टैब की ही तरह होता है जो आप ये बुक रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। पावर बैंक आपको पता ही है। ये सारे हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज आर लेटेस्ट IT गैजेट्स, ठीक है। तो उस आफ्टर दैट यू हैव वेब कैम, ठीक है, जिसे आप HD क्वालिटी में अपना जो है स्क्रीन, अपना जो फेस है या अपनी जो फोटोग्राफ है वो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए या मीटिंग्स के लिए स्ट्रीम कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। अब जो लेटेस्ट गैजेट्स हमने जो पढ़े, इनसे आपको एक मतलब क्या फ़ायदा मिलता है, इनसे आपका जो टाइम है वो बच जाता है, इनसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर पाते हैं, ईजी एक्सेस टू
इंफॉर्मेशन आप देखेंगे, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कोई लैपटॉप है, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, एनहांस कर सकते हैं लर्निंग को। यानी अगर आपके पास बुक्स बहुत कम तादाद में है तो आप ऑनलाइन बहुत सारा जो मटेरियल है वो पढ़ सकते हैं। मेक लाइफ स्मार्टर। सो दिस वाज ऑल फॉर today's lecture. I hope you have got all the concept related to your latest IT gadgets as well as your history of computers. So for being with us, I hope you have understood all the concept related to the computer and its latest gadgets, and you have the concept of history of computer or generations of computer. And before this lecture we have already uploaded one lecture that is related to basic computer, एंड आप देखेंगे वहाँ पे कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी जो है हमारे पास बेसिक फीचर्स होने चाहिए, जैसे आप कौन कौन सी डिवाइसेस आपके पास होनी चाहिए जिनसे आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं। सो वो जो सारी चीज़ें हमने उस लेक्चर में पढ़ाई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो भी आप पहले देखें, उसके बाद ये वाला जो लेक्चर है वो आप देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन है तो आप वो कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं, एंड वी विल क्लियर दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।